वेलकम टू SSG लॉ एकेडमी। हम करेंगे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, जिसकी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है हमारे चैनल पे। आज हम करने वाले हैं इसके चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की, और चैप्टर नंबर 3 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमेटी। क्योंकि यहाँ पे दो कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट हो रही हैं इस एक्ट में, तो देयरफॉर मैंने सोचा कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 दोनों की कलेक्टिव वीडियो आ जाए, ताकि इन दोनों के डिफरेंस भी हमें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 बात करता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। एवरी एम्प्लॉयर of a workplace shall be by an order in writing constitute a committee to be known as internal complaint committee। हर एक एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय करता है लोगों को, और जिसकी डेफिनेशन क्लॉज में भी है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में भी इसको समझ सकते हैं। तो एवरी एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय करता है ऑफ अ वर्क प्लेस, अपने वर्क प्लेस पे, शेल बाय ऑर्डर इन राइटिंग, एक ऑर्डर देगा राइटिंग में, और कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को। Provided that where the offices or administrative unit of the workplace are located in different places or division or subdivision level, the internal committee shall be constituted at all the administrative units of or offices। बेसिकली अगर ऐसी एम्प्लॉयर जो है उसका वर्क प्लेस ऐसा है जिसके ब्रांच ऑफिसेज हैं, यूनिट्स हैं, या डिवीजन और सब डिवीजन लेवल हैं, तो हर एक लेवल पे, हर एक यूनिट पे, हर एक ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज पे, सब जगह एक इंटरनल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी। अब इंटरनल कमेटी शेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स। इंटरनल कमेटी में क्या कौन से मेंबर्स होंगे या किन से बन के इंटरनल कमेटी बनेगी, तो वो सबसेक्शन 2 उसकी बात करता है। द इंटरनल कमेटी शेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द एम्प्लॉयर, namely, number 1, presiding officer, who shall be a woman employed at a senior level at workplace from or amongst the employees। प्रेसिडिंग ऑफिसर, सबसे पहले जो उसका प्रेसिडिंग ऑफिसर होगा वो एक औरत होगी जो सीनियर लेवल पे वर्क करती होगी उस प्लेस पे जहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉय इज़ नॉट अवेलेबल, अगर वो वुमेन नहीं अवेलेबल है, द प्रेसिडिंग ऑफिसर शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अदर ऑफिसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द वर्क प्लेस रेफर टू इन सबसेक्शन 1। अगर उस पर्टिकुलर ऑफिस में कोई वुमेन नहीं है सीनियर लेवल की, तो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या अदर ऑफिसेज जो उसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के हैं, वहाँ से एक औरत को नॉमिनेट किया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन अ केस the other offices or administrative units of a workplace do not have a senior level woman employee, the presiding officer shall be nominated from any other workplace of the same employer or other department or organization। अगर उस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पे भी या सब डिवीज़न लेवल पे भी कोई औरत नहीं मिलती है, तो उस किसी और वर्क प्लेस से जो उसी एम्प्लॉयर का हो या किसी और डिपार्टमेंट से या ऑर्गेनाइजेशन से एक औरत को वुमेन एम्प्लॉय को नॉमिनेट किया जाएगा एज प्रेसिडिंग ऑफिसर। तो एट द एंड क्या है ना, एट द एंड यहाँ पे प्रेसिडिंग ऑफिसर जो होगा वो एक वुमेन ही रहेगी, और वुमेन भी कैसी, जो सीनियर लेवल पे हो। ये मैंडेटरी प्रोविजन है, शेल के साथ मैंडेटरी, और इवन प्रोवाइडेड में भी दिया गया है। B, not less than 2 members from amongst the employees preferably committed to the cause of a woman or who has experience in social work or have a legal knowledge। 2 और मेंबर्स होंगे जिनको एम्प्लॉयज़ प्रेफर करेंगे। एम्प्लॉयर ने तो फर्स्ट अपॉइंट कर दिया, अब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 2 मेंबर्स को प्रेफर करेंगे जिनको लीगल नॉलेज हो, सोशल वर्क की नॉलेज हो, जिसने वुमेन्स के फील्ड में कुछ काम किया हो। तो 1+2, 1 member from amongst the non-governmental organization or association committed to the cause of a woman or a person familiar with the issues relating to sexual harassment। और एक अपॉइंट किया जाएगा NGO से या वो किसी एसोसिएशन से जिसने सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट काम किया गया हो।
provided that at least one half of the total member so nominated shall be women. अब चूंकि यहाँ पे 4 हैं, ठीक है, तो 4 में से 2 वुमेन होना कंपलसरी है. Presiding officer and every member of the internal committee shall hold the office for such period not exceeding 3 years from the date of their nomination as may be specified by the employer. उनका टेन्योर 3 ईयर का रहेगा. The members appointed from among the non-governmental organization or association shall be paid such fees or allowances for holding the proceeding of internal committee by the employer as may be prescribed. तो जैसे ही एम्प्लॉयर जो होगा वो प्रिस्क्राइब करेगा उस हिसाब से वो उनकी फ़ीस और अलाउंसेस होंगे हर एक मेंबर की और प्रेसिडिंग ऑफिसर की. Where the presiding officer or any other member of internal committee contravenes the provision of section 16 or has been convicted for any offence or an inquiry into an offence under any law for the time being in force is pending against them, or he has found guilty in any disciplinary proceeding or disciplinary proceeding in pending against him, has so abused his position to render his continuancy in office prejudicial or to the public interest. Basically ये 4 ऐसे circumstances हैं जहाँ पे इंटरनल कमेटी के मेंबर और प्रेसिडिंग ऑफिसर को हटाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले ये है कि अगर उसने जो सेक्शन नंबर 16 में प्रोविज़न दिए हैं उनको कॉन्ट्रावेंस कर दिया या उनके उस किसी मेंबर के या प्रेसिडिंग ऑफिसर के खिलाफ कोई इंक्वायरी या ऑफेंस ऐसे हैं जो लॉ में उनके खिलाफ पेंडिंग हो गए या वो कन्विक्टेड हो गए या वो गिल्टी हुए कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को लेके या वो अब्यूज़ करते हुए पाए गए अपनी पोजीशन को, तो इन सच सर्कमस्टेंसेस दैट पर्सन, दैट मेंबर और प्रेसिडिंग ऑफिसर शैल बी रिमूव्ड. Such presiding officer member as the case may be shall be removed from the committee and vacancy so created or any casual vacancy shall be filled by the fresh nomination in accordance with the provision of this section. ठीक है, तो उनकी जो सीट खाली होगी वो एक वैकेंसी को क्रिएट करेगी और फ्रेश नॉमिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन और दिस सेक्शन जो है वो दोबारा से किया जाएगा. अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 में. चैप्टर नंबर 3 में बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमेटी. अभी तक हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमेटी, जिसमें सेक्शन नंबर 5 सबसे पहले आता है नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. The appropriate government may notify a district magistrate or additional district magistrate or collector or deputy collector as a district officer for every district to exercise power or discharge function under this action. Appropriate government का मतलब है अगर मैटर रिलेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से या यूनियन टेरेटरी से तो इट विल बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट, और इफ़ मैटर फॉल करेगा विद रिलेट टू द स्टेट गवर्नमेंट देन इट विल बी स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो वो नोटिफाई करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या एडीएम को या डीएम को, ठीक है, या कलेक्टर को या डिप्यूटी कलेक्टर को, जैसा भी उस डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स होते हैं उनको, ठीक है, फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट टू एक्सरसाइज अ पावर और डिस्चार्ज फंक्शन अंडर दिस एक्ट. तो ये लोग एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वहाँ पे काम करेंगे, इस एक्ट के अंदर काम करेंगे और डिस्चार्ज करेंगे अपने फंक्शंस को. सेक्शन नंबर 6 बात करता है सेक्शन नंबर 6 बात करता है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ लोकल कम्युनिटी. कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करना है और उसका जुरिडिक्शन क्या होता है. एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शिल कॉन्स्टिट्यूट इन द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न अ कमिटी टू बी नोन एज लोकल कमिटी टू रिसीव कंप्लेंट ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट वेयर the internal committee has not been constituted due to having less than 10 workers or if the complaint is against the employer himself. हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, समझ गए कौन, डीएम हो सकता है, एडीएम हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, डिप्यूटी कलेक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी जो कंप्लेंट्स रिसीव करेंगे. किन की? सेक्सुअल हरासमेंट की. इन दो सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे एम्प्लॉयज़ लेस देन 10 है या मोर देन 10 है
तो उसका जो हेड है या कहें एम्प्लॉयर है उसके खिलाफ अगर कंप्लेन नहीं है। अब यहाँ एक बात आती है, इंटरनल कमेटी बनती है जब आपके पास 10 से ज़्यादा मेंबर्स हों, और लोकल कंप्लेंट कमेटी बनती है जब आपके पास लेस देन 10 हो, ठीक है, या एम्प्लॉयर के खिलाफ ही कंप्लेंट आई हो। यहाँ पे हेड जो होगा वो वुमेन होगी, कोई भी वुमेन होगी जो वहाँ पे काम करती है, या है डीएम, एसडीएम और कलेक्टर या डिप्यूटी कलेक्टर, जो भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में होते होंगे वो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर माने जाएंगे, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल डेजिग्नेटेड वन नोडल ऑफिसर इन एवरी ब्लॉक, तालुका, तहसील इन रूरल और ट्राइबल एरिया and ward and municipality in the urban area to receive complaints and forward the same to the concerned local committee within a period of 7 days। 7 दिन के अंदर अंदर वो एक ऐसा नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे जो हर एक ब्लॉक में के लिए, ताल्लुक के लिए, तहसील के लिए, वार्ड के लिए, म्यूनसिपाल्टी के लिए, अगर अर्बन एरिया है तो, जो रिसीव करेंगी कंप्लेंट्स और फॉरवर्ड करेंगी लोकल कमेटी के लिए 7 दिन के अंदर। तो बेसिकली क्या होगा, एक नोडल ऑफिसर के पास कंप्लेंट जाएगी जो 7 दिन के बाद, 7 दिन के अंदर अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज़ के अंदर अंदर लोकल लोकल कंप्लेंट कमेटी तक वो पहुंचाई जाएंगी विद इन 7 days थ्रू नोडल ऑफिसर। द जुरिडिक्शन ऑफ लोकल कमेटी शैल एक्सटेंड्स टू द एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेयर इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड। तो जुरिडिक्शन क्या होगा लोकल कमेटी का, वो एरिया होगा, वो डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है। बहुत इजी है समझना, और जो कि मैं इसे एक साथ में कंपेयर भी कर रही हूँ तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। सेक्शन नंबर 7, कंपोजिशन, टेन्योर एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लोकल कमेटी। कंपोजिशन क्या होगा, टेन्योर क्या होगा, या अदर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे एक लोकल कमेटी के। The local committee shall consist of the following members to be nominated by district officer namely। सबसे पहले जो कंपोजिशन बता रहे, अब सेक्शन नंबर 7 ने सेक्शन नंबर 6 ने ये बता दिया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 7 ये बताता है कि अदर मेंबर्स क्या क्या होंगे उस लोकल कंप्लेंट कमेटी के अंदर, तो वो फॉलोइंग जिसको नॉमिनेट करेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। District officer, I am repeating again and again so that confusion will not be created। District officer, DM, ADM, कलेक्टर, डिप्यूटी कलेक्टर, इनमें से कोई भी हो सकता है जैसे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सही लगे। अब आ जाते हैं सेकेंड मेंबर के लिए, तो 1 तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अब बाकी ऐड होते जाएंगे। चेयरपर्सन टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग्स द एमिनेंट वुमेन इन द फील्ड ऑफ अ सोशल वर्क एंड कमिटेड टू द कॉज ऑफ अ वुमेन। चेयरपर्सन एक वुमेन होंगी जो सोशल वर्क करती होंगी इन द फील्ड ऑफ वुमेन एमिनेंट वुमेन होंगी जो इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क करती होंगी अपनी जो वुमेन से रिलेटेड कोजेज होते हैं। दूसरे 1 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड अमंग द वुमेन वर्किंग इन अ ब्लॉक, तालुका और तहसील और वार्ड और म्यूनसिपालिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। जैसे नोडल ऑफिसर होगा हर एक फॉलोइंग ब्लॉक्स पे, ताल्लुकात पे, तहसील पे, वार्ड पे, म्यूनसिपालिटी में, सेम वैसे ही एक और वुमेन होंगी जो रेस्पेक्टिवली अपने अपने डिवीजन में होंगी, तो +1। 2 members of whom at least 1 shall be a woman to be nominated from among such non-governmental organization or association committed to the cause of a woman or a person familiar with the issue relating to sexual harassment which may be caused। 2 और मेंबर होंगी जो NGO से या किसी एसोसिएशन से जो वुमेन के रिलेटेड काम करते होंगे और जो सेक्सुअल हरासमेंट की फील्ड में कुछ काम किया होगा जिन्होंने, जिनमें से एटलीस्ट 1 वुमेन नीड टू बी देयर, तो एक मेल हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने देखा हो तो इससे पहले जो ये 3 आएंगे तो चलो वुमेन भी हो या नहीं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और डिपेंड करता पोस्ट पे। इसके अलावा ये भी वुमेन थी, ये भी वुमेन है, और इनमें से भी एक वुमेन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो 3 वुमेन्स हो गए। एंड प्रोवाइडेड एटलीस्ट 1 ऑफ द नॉमिनी शैल बी प्रेफरेबल हैव अ बैकग्राउंड इन लॉ और लीगल नॉलेज। ये भी ज़रूरी है कि जो 2 मेंबर्स होंगे इनमें से एक लॉ का बैकग्राउंड या लीगल नॉलेज रखता होगा।
Provided further that at least one of the nominees shall be women belonging to scheduled caste, scheduled tribe, or other backward classes or minority community notified by the central government from time to time. फिर एक और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, जैसे कि हम 1+1 या 2 जैसे हैं, तो इसमें एक कम से कम SC ST या OBC से बिलोंग करती हो या करता हो, क्योंकि यहाँ पे एक आदमी भी हो सकता है. And the concerned officer shall dealing with the social work or women and child development in district shall be a member of ex officio. एक ex officio मेंबर होगा जो सोशल वर्क करता होगा या वुमेन से रिलेटेड या चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड काम कर रहा हो डिस्ट्रिक्ट में, तो वो ex officio होगा. तो इस तरीके से कितने मेंबर्स हो गए, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो गया प्लस 2 एक चेयरमैन हो गए, एक अदर मेंबर हो गई, फिर 2 हो गए, फिर ये 1. तो इस हिसाब से 1 3 4 5 6, तो टोटल मिला के 6 मेंबर की कमेटी होगी. The chairperson and every member of the local committee shall hold office for such period not exceeding 3 years from the date of their appointment as may be specified by district officer. तो 3 year का tenure होगा. Where the chairperson or any member of the local committee contravenes the provision of section 16 has been same जैसे local वो internal committee की requirement थे कि अगर आप एक पार्टी को एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई करेंगे, सेम वेज यहाँ पर है कि अगर उसने कॉन्ट्रावेंट कर दिया सेक्शन 16 का, उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी या ऑफेंस के कन्विक्ट हो गए वो, या फाउंड गिल्टी फॉर एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट हिम, या इफ़ ही फाउंड अब्यूजिंग ही और शी फाउंड अब्यूज्ड हिज पोजीशन, कि अपनी पोजीशन को अब्यूज़ करते हुए, तो that person shall be removed. Such chairperson member, as the case may be, shall be removed from the committee and the vacancy so created or any casual vacancy shall be filled by a fresh nomination in accordance with the provision of this section. ठीक है, फिर उनका fresh nomination होगा और उनकी पोस्ट खाली रहेगी, जैसे ऊपर रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट के साथ उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए फ्रेश नॉमिनेशन होगा. द चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ द लोकल कमेटी अदर देन द मेंबर नॉमिनेटेड अंडर क्लोज BDC shall be entitled to such fees and allowances for holding the proceeding of the local committee as the case may be. तो उनको allowances मिलेंगे जैसे कि as per the prescribe, जैसे कमेटी जो है प्रिस्क्राइब करेगी. बाकी grants and audits. The central government, after due appropriation made by the parliament by law in this behalf, make the state government grants of sum of money as the central government may think fit for being utilized for the payment of fees or allowances referred to in subsection 4 of section 7. The state government may set up an agency and transfer the grants under subsection 1 to that agency. Basically इन सब में ये बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे पार्लियामेंट डिसाइड करेगी वैसे ग्रांट्स स्टेट गवर्नमेंट को वो पास करेगी और कमिटीज़ को दी जाएंगी, जिससे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो गई, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट भी तो करना है. तो वो सारी बात सेक्शन नंबर 8 में दी गई है. थैंक यू.